नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया है। देश के आम बजट को समावेशी बजट की संज्ञा दी गई है। हर वर्ग, हर आयु के लोगों को निर्मला सीतारमण के अनुसार इस बजट में रेमेडी दी गई है, कुछ ना कुछ दिया गया है। क्योंकि बजट बहुत बड़ा बजट है, 2023 का ये भारी भरकम बजट, इसको आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट और वित्त मामलों के जानकार राकेश अग्रवाल सीए मौजूद हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल बजट पेश हुआ है जी। एक आम आदमी को इस बजट से क्या मिला? 8 साल से देश को इंतजार था 7 इनकम टैक्स छूट पे जी दिया है और उसको कहा गया समावेशी बजट ये है और आम आदमी जो मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है उसको बहुत कुछ रखा गया है, ऐसा निर्मला सीतारमण का कहना है। एज ए एक्सपर्ट क्या मानते हैं कि ये जो बजट है क्या आम आदमी की लाइफ स्टाइल में कुछ सुधार कर पाएगा? जी देखिए अमित जी, सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो बजट आया है इसमें कहीं ना कहीं फोकस करने की कोशिश की गई है आम आदमी पर या मध्यम वर्ग पर। जैसा कि टैक्स रेट्स की बात की गई, टैक्स रेट्स में अगर हम लोग देखें तो अभी 2 साल पहले जो है 2 तरह की टैक्स रेजीम इंट्रोड्यूस हुई थी। एक न्यू टैक्स रेजीम थी और एक ओल्ड टैक्स रेजीम थी जी। पुरानी जो टैक्स रेजीम थी उसमें जो एग्जेम्पशन थी, इनकम की जो एग्जेम्पशन थी, वो 5 लाख रुपए तक कोई भी आय पर टैक्स नहीं लगता था। यदि किसी व्यक्ति की 5 लाख रुपए तक आय है तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि नई जो टैक्स रेजीम है उसको अपनाने वाले लोगों को 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आयकर से छूट दे दी गई है, मुक्ति दे दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम केवल 7 लाख रुपए तक है तब उसको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन जैसे ही वो 7 लाख रुपए से ऊपर जाता है तो ऐसी सिचुएशन में उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। कुछ तो बेसिकली इसमें क्या है बनाए गए हैं कि इतने रुपए से लेके इतने रुपए तक का ऐसा बेनिफिट है या इससे आगे तक का अगर जाएंगे 7 लाख रुपए से ऊपर तक का जाएंगे तो फिर टैक्सेशन में थोड़ा सा देखिए बेसिकली है क्या कि इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन है या जो पहले बेसिक एग्जेम्पशन थी वो 2.5 लाख रुपए की थी जी। तो पुरानी स्कीम में आज भी वो बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख रुपए की है। लेकिन जो लोग नई स्कीम ऑप्ट करेंगे उनके लिए ये जो बेसिक एग्जेम्पशन है इसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्योंकि बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख रुपए, उसके बाद 3 लाख रुपए से 6 लाख के बीच में जो टैक्स का रेट है वो 5% है। उसके बाद 6 से 9 पर जो टैक्स का रेट है वो 10% है। इसके बाद 9 से 12 पर जो टैक्स का रेट है वो 15% है और 12 से 15 के बीच में जो टैक्स रेट है वो 20% है और 15 लाख से ऊपर यदि किसी की इनकम है तो उसके ऊपर 30% का टैक्स रेट है। अब एक प्रश्न उठा कि भाई जिसकी इनकम 3 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर तो 5% का टैक्स लग रहा है, बिल्कुल, और 6 लाख से ऊपर जाने पर उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो 10% का लग रहा है। तो फिर 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कैसे हुई? गड़बड़ा गया। तो बेसिक जो यहाँ पर जो प्रोविजन है उस प्रोविजन में क्या किया है सरकार ने कि टैक्स स्लैब तो इस तरीके से है, लेकिन जिन लोगों की आय 7 लाख रुपए तक होगी उनको एक रिबेट होती है धारा 87A में इनकम टैक्स की। तो वहां उन लोगों को 25,000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी और ये 25,000 रुपए तक की छूट मिलने के बाद तो अगर हम लोग 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करें नई स्कीम से तो 25,000 रुपए ही आता है। तो पूरे 25,000 रुपए की छूट उसको वहां मिल गई, तो वहां तक उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगा। लेकिन जैसे ही उसकी आय 7 लाख रुपए से ऊपर हुई वो नॉर्मल टैक्स स्लैब में आ जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। बड़ा मध्यम वर्गीय बजट बताया गया है, अमृत काल की शुरुआत के तौर पे इस बजट को बताया गया है। आगे हम जुड़े रहेंगे। हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं राकेश कुमार अग्रवाल सीए हैं और वो बजट की जो बारीकियां हैं उनसे आप दर्शकों को आगे भी रूबरू कराएंगे। रुके रहिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रातः दर्पण न्यूज में। आम बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ वित्तीय मामलों के जानकार राकेश अग्रवाल सीए मौजूद हैं। मध्यम वर्गीय आदमी के जेब को क्या मिला है इस बड़े टैक्स के बाद, उन सारी चीजों को समझने के लिए एक एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, 7 लाख तक की बात चल रही थी इनकम टैक्स की रिबेट की, कुछ स्लैब की बात आप कर रहे थे। किस तरह से एक आम आदमी की जेब पे फर्क पड़ने वाला है या सरकार ने किस तरह से एक तोहफा दिया है आम आदमी को? इसमें मैं जो आपको बता रहा था नए वाले टैक्स रिजीम में
तो मैंने आपको बताया था 7 लाख रुपए तक पहली बात कोई भी टैक्स नहीं है जी। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो टैक्स का रेट है वो भी रिड्यूस हुआ है, क्योंकि पहले जो ये स्लैब था उसमें 2.5 लाख रुपए के इजाफे पर टैक्स रेट बढ़ता था जी। लेकिन अब ये 3 लाख रुपए के इजाफे पर टैक्स रेट बढ़ेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो टैक्स स्लैब है वो वापस कम होगा। इसके अलावा एक खास बात जो मैं और बताना चाहूंगा जो सैलरीड क्लास के लिए है कि उनको इस नई टैक्स रिजीम में पहली बार 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी है जो पुराने वाले सिस्टम में नहीं थी। साथ ही जो अभी सरकार ने 2022 में अग्निवीर स्कीम लेके आई थी जिसमें कि जो सेना है उसमें अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। वीरों के लिए उनके वेलफेयर के लिए एक फंड तैयार किया गया है, फंड बनाया गया है। उस फंड में जो भी अग्निवीर कंट्रीब्यूट करेंगे प्लस सरकार के द्वारा भी जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा उस अमाउंट की भी डिडक्शन उनको सैलरी इनकम में से दे दी जाएगी। यानी उसके लिए भी एक नई डिडक्शन इंट्रोड्यूस की है जिसकी डिडक्शन यहां मिल जाएगी। तो अग्निवीरों के केस में ये रिबेट या ये जो अमाउंट है एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब जो विरोध हो रहा था अग्निवीर पे वो कहीं ना कहीं सरकार ने उस विरोध को इस बजट कंपनसेट करने की कोशिश की है। थामा है। निर्मला सीतारमण खड़ी हुई संसद में और वो पूरा का पूरा विरोध सिर्फ 1 घंटे 28 मिनट के भाषण के बाद थम गया जी। अब हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी के ऊपर। लगातार देश बेरोजगारी की मार से जूझ रहा है। लोगों को, जो बेरोजगार लोग थे, उनको बड़ी उम्मीदें थी इस बजट से। बजट में एमएसएमई सेक्टर पिछली बार भी था, इस बार भी है। एमएसएमई सेक्टर्स में इस बार थोड़ा सा बढ़ाया गया है, बजट को भारी भरकम किया गया है। क्या मानते हैं स्किल डेवलपमेंट का जो एक सपना है भारत सरकार का, वो कहीं ना कहीं इस बजट से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, पहली बात मैं एमएसएमई की करूंगा। जहां तक इस बजट का सवाल है, देखिए पहली बात तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो इस देश की जो इकोनॉमी है उसमें 35% कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल। यानी जो हमारी इकोनॉमी है उसमें से 35% भाग इकोनॉमी का एमएसएमई सेक्टर संभालता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ये जो सेक्टर था ये अभी तक जो कोविड-19 था उसकी वजह से जूझ रहा था जी। और वहां कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। बिल्कुल, कोरोना के बाद से बिल्कुल वैश्विक महामारी थी, अर्थव्यवस्था डवाडोल हुई पूरे देश। तो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए और एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने इस बार जो एक तरह से सिक्योरिटी फ्री जो इनको लोन होता है उसके लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड होता है, उस क्रेडिट गारंटी फंड के लिए सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए इस बजट के थ्रू एलोकेट किए हैं। इसका जो रिजल्ट रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के जो लोन्स हैं वो एमएसएमई सेक्टर को दिए जाएंगे बिना किसी प्रतिभूति या बिना किसी सिक्योरिटी के। तो मेरा मानना ये है कि जो स्मॉल स्केल सेक्टर है वो कहीं ना कहीं इससे बेनिफिटेड होगा। दूसरी बात, जैसे आपने कौशल विकास की बात की, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसने कौशल विकास पर अगेन यहां ध्यान दिया है और इस बार कौशल विकास के लिए कुछ नए जो सेक्टर्स हैं, जो मतलब अपकमिंग सेक्टर्स हैं, उनको भी शामिल किया है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब दूरदृष्टि का बजट मान सकते हैं, दूरदृष्टि, मतलब दूरगामी बजट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस दुनिया के साथ अगर कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं तो हमें अपने को टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना पड़ेगा। तो उस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए गवर्नमेंट ने इसमें जो कौशल विकास है इसमें उसके ऊपर ध्यान दिया है, उन एरियाज को यहाँ शामिल किया है, जैसे कोडिंग है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सारे एरियाज को भी कौशल विकास में शामिल। आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना थी, स्किल डेवलपमेंट की जो बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं सरकार ने जो वादा किया उसको इस बजट में शामिल करने की कोशिश की है। बिल्कुल। इसके अलावा मैं एक बात और ये जानने की कोशिश कर रहा था, बड़ा टिपिकल से शब्दों का प्रयोग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया जो एक आम आदमी की समझ से परे है। उन्होंने ग्रीन जो सप्तऋषि तारामंडल है उसके हिसाब से कुछ ग्रीन बजट में चीज़ें पेश की हैं। सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन है। उस पर एक वो भी बना के भाई एक मुस्लिम को दाढ़ी देख के दिखाया कि साहब ये मेरा वाला बजट है, तो वो मीम्स वगैरह बने। कल संसद में थोड़ा परिहास भी हुआ, किसी बात को लेके सांसद भी एक दूसरे से हंसते रहे। वो जो ग्रीन वाला जो सप्तऋषि तारामंडल की जो परिकल्पना है वो किस तरह से बजट में साकार की गई है? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग आज बहुत बड़ा जो चैलेंज दुनिया जो फेस कर रही है वो एनवायरमेंटल चैलेंज है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ओजोन की लेयर है वो इफेक्टेड हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है हर तरीके का विश्व में, और पूरे विश्व का ये फोकस है कि कैसे ना कैसे हम अपने वायुमंडल को, हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ करें। और हमारी जो भारत सरकार है या हमारी वित्त मंत्री महोदय हैं, उन्होंने भी बजट के थ्रू इस परिकल्पना को साकार करने की कोशिश की है। तो उन्होंने ग्रीन ग्रोथ का एक नारा दिया है। ये ग्रीन ग्रोथ का नारा ये है कि हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे,
हम ग्रीन फ्यूल के ऊपर फोकस करेंगे, हम ग्रीन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, हम ग्रीन एग्री के ऊपर फोकस करेंगे, यानी एवरीथिंग विल बी ग्रीन। तो ग्रीन का मतलब ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, पर्यावरण से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अभी हम कोरोना की त्रासदी झेल के बैठे और लगातार जब लॉकडाउन हुआ तो पर्यावरण अपने आप स्वच्छ हुआ और उसके बाद लोगों की इम्यूनिटी पावर में भी कुछ सरकार इस तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रही है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जी, उसके ऊपर सरकार का विशेष रूप से फोकस है। इसके अलावा इवन इस बार बजट में गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि जो पुरानी गाड़ियां हैं जो हमारे सरकारी महकमों में चल रही हैं उनको स्क्रैप किया जाए जल्दी से जल्दी। उसके लिए वो गवर्नमेंट एडिशनल फंड प्रोवाइड कर रही है, इवन स्टेट्स को भी उसमें हेल्प करेगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पोल्यूशन और एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए पूरा ध्यान है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ग्रीन ग्रोथ का एक फोकस। ग्रीन ग्रोथ की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के साथ। ये खास बातचीत विद एक्सपर्ट डॉक्टर राकेश अग्रवाल सीए साहब के साथ बदस्तूर जारी रहेगी। जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के साथ। एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज में। बजट की बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ वित्त एक्सपर्ट सीए राकेश अग्रवाल मौजूद है। बजट की बारीकियां जो हैं उस पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक आम आदमी के लिए बजट की बारीकियां समझना इस समय बड़ा मुश्किल हो गया। बड़ी टिपिकल भाषा का इस्तेमाल किया गया है और जो बजट 1 घंटे 28 मिनट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, उस बजट में आखिर खामियां क्या हैं? अग्रवाल साहब, लगातार बजट पे बात हो रही है, समावेशी बजट की बात हो रही है, अमृतकाल के बजट की बात हो रही है, दूरगामी बजट की बात हो रही है। अच्छा, ऐसे कुछ पॉइंट हैं इस बजट में जिसको आप मानते हैं कि अगर ये पॉइंट ना होते तो ये बजट और बेहतर हो सकता था? जी अमित जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, मेरा मानना है कि हर चीज़ में कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां दोनों चीज़ें होती हैं। अगर हम इस बजट में किसी व्यक्ति या किसी भी मतलब देशवासी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें क्या कमी है, तो देखिए, पुराने काल से हमारा जो एक एटीट्यूड रहा है वो इन्वेस्टिंग एटीट्यूड रहा है। हम लोगों का, भारतीयों की सेविंग में बहुत रुचि रही है। बिल्कुल। और इस स्ट्रॉन्ग सेविंग हैबिट की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी बार जब इस वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो हम लोग उससे उभरते हुए पाए गए या हम लोग उससे बाहर निकलते हुए पाए गए क्योंकि हमारे पास अच्छी खासी सेविंग्स थी। लेकिन इस बजट के थ्रू अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं जो सेविंग्स है उस पे से हमारी वित्त मंत्री ने फोकस हटा के स्पेंडिंग्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। यानी जो हम टैक्स रिजीम की बात कर रहे थे, न्यू टैक्स रिजीम, वो वास्तव में वो टैक्स रिजीम यही है कि आप खर्च करिए, सेविंग पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप सेविंग करते हैं तो वो आपकी मर्जी है, आपको उसके लिए कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। भारतीय पुरानी परंपरा है सेविंग करने की। बड़े बुजुर्ग कहते हैं बेटा आगे के लिए पैसा रखो। मनमोहन सिंह का काल मुझे याद आ रहा है जब पूरे वर्ल्ड वाइड क्राइसिस चल रही थी, अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान आराम से निकला था उस सारी चीज से। तो जिस सेविंग की आप बात कर रहे हैं उस समय भी बजट में इस सारी चीज का प्रावधान रखा गया था। तो अगर हम लोग सेविंग देखें तो जैसे ATC की डिडक्शन होती है ओल्ड टैक्स रिजीम में 1.5 लाख रुपए से, पहली बात तो उसको बढ़ाया नहीं गया। दूसरा, मैंने बताया कि इन्होंने जो 7 लाख रुपए तक की जो एक तरह से टैक्स में जो छूट डिक्लेयर की है वो केवल नई टैक्स रिजीम में डिक्लेयर की है जिसमें कि सेविंग्स पर कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। तो इसलिए यहाँ मेरा मानना है कहीं ना कहीं जो सेविंग स्कीम्स हैं वो हतोत्साहित होंगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो पहले अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज में अपना जो पैसा लगाते थे, यानी जो प्रीमियम पे करते थे, वो आप कितना भी प्रीमियम पे करें इंश्योरेंस के लिए, उसकी डिडक्शन आपको मिलती थी 1.5 लाख रुपए तक। बिल्कुल। और उसके बाद जब उसकी मैच्योरिटी होती थी तो मैच्योरिटी का जो पैसा आपको मिलता था वो मैच्योरिटी का पैसा पूरा टैक्स फ्री होता था सेक्शन 1010D में। ओके। लेकिन अब इस बजट के तहत ये जो हमारी वित्त मंत्री महोदया हैं उन्होंने ये प्रावधान किया है कि यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में 1 अप्रैल 2023 से 5 लाख रुपए से अधिक का कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा तो उसकी जो मैच्योरिटी मिलेगी वो मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। ओके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और पता नहीं है लोगों को पता नहीं है क्योंकि इसका जो रिपरकशन होने जा रहा है वो ये है कि आज आपने जो सेव किया वो बाद में जाके क्या हो रहा है, वो टैक्सेबल हो रहा है। तो बेसिकली जो LIC या इंश्योरेंस पॉलिसी होती थी उसमें EEE रिजीम होती थी, बिल्कुल होती थी, एग्जेम्प्ट। बट नाउ अब क्या हो जाएगा, ये EET हो जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ा इश्यू है। मैंने जैसा बताया कि बचत
को हतोत्साहित किया है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए बचत में इन्होंने कुछ स्कीम दे दी हैं। जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या होता था कि पहले 15 लाख रुपए तक ही आप सीनियर सिटीजन स्कीम में डिपॉजिट कर सकते थे, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को सेफली 7.5-8% का रिटर्न मिल जाता था। लेकिन अब इस राशि को या इस लिमिट को बढ़ा के इन्होंने 30 लाख रुपए कर दिया है। तो अब सीनियर सिटीजन्स कहीं ना कहीं आप 30 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर देते हैं और 8% की रेट से कर देते हैं तो उनकी 20,000 रुपए महीने की आमदनी फिक्स हो जाती है। साथ ही जो विमेंस हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट जो है एक सम्मान सर्टिफिकेट्स लेके आई है। बिल्कुल, सम्मान पत्र, महिला सम्मान पत्र की बात की थी, और उसमें जो है 2 साल का पीरियड है, उसमें भी 7.5% की इंटरेस्ट रेट से महिलाएं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो ये 2 स्कीम यहाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। तो एक तरफ कहीं ना कहीं सेविंग्स को टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हतोत्साहित किया है, तो दूसरी तरफ जो है सेविंग के लिए कुछ। निर्मला सीतारमन का बयान था कि हर आयु हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया है। भारत युवाओं का देश है और लगातार ये कहा जाता है कि चिर युवा देश है। छात्रों को लेकर इस बजट में क्या क्या प्रावधान रखेंगे, कितना हितकारी रहने वाला ये बजट छात्रों के लिए, क्योंकि कई सारे एजुकेशन लोन पे भी बात की थी वित्त मंत्री ने संसद में जब बजट पेश कर रही थी, और कहा कि छात्रों के हित में भी इस बजट में बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं। जी देखिए, पहली बात तो इसमें बजट में जो प्रावधान किया गया है तो किया गया है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें कि जो युवा हैं या एडोलेसेंट हैं उन लोगों के लिए नेशनल लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश की जाएंगी, जिसमें कि वो अपना इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इस बजट के थ्रू युवाओं के लिए अगर हम लोग देखें तो जैसे कौशल विकास योजना है वो भी अगर देखें तो वो युवाओं को फोकस करती है। बिल्कुल, तो युवाओं को उसके थ्रू भी कवर करने की कोशिश की गई है। बाकी युवाओं के ऊपर जो फोकस रहा वो ये रहा कि हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकें। तो उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कोशिश की है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कोशिश की है। तो उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए उन्होंने एलोकेट किए हैं, जो कि वास्तव में जो एक बहुत बड़ी राशि है, और ये बजट जो है पिछले वर्ष से 33% बढ़ा है। अच्छा, वैश्विक महामारी कोरोना के बाद से लगातार शिक्षा का क्षेत्र था, जो गार्जियंस थे उनकी लगातार ये शिकायत थी कि उद्योग व्यापार धंधे बंद रहे और फीस लगातार बढ़ी। उसको लेके जो 10 लाख करोड़ रुपए का जो आप बजट बता रहे हो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए। देखिए, इसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये 10 लाख करोड़ का जो बजट एलोकेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जाएगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। एजुकेशन शामिल नहीं है उसमें? इसमें एजुकेशन शामिल नहीं है। एजुकेशन के लिए जो मेन इनका जो फोकस रहा है वो एक तो जैसे अपना जो नर्सिंग हॉस्पिटल्स हैं उनको 157 नर्सिंग हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। इसके अलावा मैंने बताया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात की है। इसके अलावा जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज हैं उनमें जो अपने जो विद्यालय हैं, जो स्पेशल विद्यालय थे, जो रेजिडेंशियल स्कूल्स थे, एकलव्य विद्यालय की बात कर रहे हैं। एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल 38,800 टीचर्स की भर्ती के लिए प्रावधान रखा गया। 38,800 टीचर्स की भर्ती के लिए वहाँ प्रावधान आदिवासी क्षेत्रों में लगातार वो काम करते हैं एजुकेशन के लिए। तो इसको कहीं ना कहीं आप लोग जो है ये भी कहते हैं कि साहब ये कहीं ना कहीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स को चुनावों के पर्पस के लिए सरकार ने साधने की कोशिश की है। विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है कि साहब ये चुनावी बजट है, 12 राज्यों में इलेक्शन है, 2024 में इलेक्शन है, और पूरी तरह से चुनावी बजट की संज्ञा जो विपक्ष है वो लगातार दे रहा है। आपको क्या लगता है विपक्ष की बात में दम कितना है? देखिए, मेरा मानना यह है, देखिए विपक्ष का काम, हर विपक्ष का काम विरोध करना है या मतलब क्रिटिसाइज करना है चीज़ों को, लेकिन मेरा मानना यह है कि जहाँ तक हमारे यहाँ एजुकेशन का स्तर है वो डेफिनेट सी बात है, शेड्यूल्ड ट्राइब या ट्राइबल एरियाज में एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है, और जब तक उस एजुकेशन का स्तर ना सुधारा जाए तब तक जो ट्राइबल एरियाज हैं उनका विकास नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की जो मंशा है यहाँ अच्छी मंशा है, अच्छी मंशा के साथ वो और अच्छे विजन के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ताज नगरी में बैठे हैं, पर्यटन नगरी है, बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। इस देश का सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू देने वाली इमारत ताजमहल वो आगरा में है। पर्यटन पर लगातार बात होती रही बजट पे, पर ताज नगरी आगरा को कुछ मिला नहीं। इससे ऐसा लोगों का आरोप है कि आगरा को थोड़ा सा स्थान देना चाहिए था। ताजमहल चूंकि इस पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली इमारत है, वो आगरा में है। लगातार एनजीटी की बात की जाती है, ताजमहल के आसपास के उद्योग धंधे बंद हुए, लघु कुटीर उद्योग धंधे बंद हुए, ताजमहल को लेके मार्बल के धंधे बंद हो रहे हैं। तो उसको लेके लगातार जो लोकल का जो उद्यमी है वो कहीं ना कहीं इस बजट से आहत नजर आ रहा है। कैसे लेते हैं, एक एक्सपर्ट के तौर पे सारी चीज़ को कैसे ले रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बहुत शुरू में बताया कि
बजट जो पेश किया गया है बिल्कुल डिफरेंट टाइप से पेश किया गया है। इस बजट में ये नहीं है कि इस क्षेत्र के लिए हम इतना पैसा दे रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्होंने कहीं ना कहीं एक रोड मैप बनाने की कोशिश की है कि साहब इस रोड मैप पर चल के हम इस देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो इन्होंने जो टूरिज्म सेक्टर है उसके लिए कहा है कि हम लोग 50 डेस्टिनेशन टूरिज्म के आइडेंटिफाई करेंगे जहां जिनका हम समग्र विकास करेंगे, यानी जिनको एक होल पैकेज के रूप में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि साहब ये जो शहर है या ये जो डेस्टिनेशन है यहाँ इतने दिन के पैकेज के टूर पर आप आ सकते हैं, पर्यटकों को लुभाने के लिए, जैसा कि विदेशों में भी ऐसा होता है लगातार। तो मेरा अपना मानना ये है, जहां तक शहर का सवाल है, हाँ ये जो 50 डेस्टिनेशंस रहेंगे इसमें डेफिनेटली आगरा का स्थान रहेगा। और मैं बहुत शुरू से कहता आ रहा हूँ कि आगरा में अगर हम लोग पर्यटन की व्यवस्था देखें तो आगरा कम से कम जो है 7 दिन का टूर पैकेज आगरे का बनता है इटसेल्फ आगरे का। अच्छा, आगरा में इतनी सारी चीजें हैं, बिल्कुल है। तो आगरे का जो डेवलपमेंट है हम इस तरीके से कर दें कि यहाँ जो पर्यटक है वो 4 से लेके 7 दिन तक आगरा में रुके, तो आगरा का जो विकास है, जो टूरिज्म का विकास है, अपना आप हो जाएगा। तो सरकार की जो योजना है इसमें मेरा मानना यह है आगरा का स्थान रहना चाहिए, तो और डेफिनेटली वो रहेगा। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट रोड मैप है उसमें आगरे को स्थान मिलना चाहिए, मेरा अपना मानना ये है। बाकी टूरिज्म के लिए सरकार ने जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको भी बढ़ाने की कोशिश की है, 50 नए हवाई अड्डों की भी बात की है इन्होंने। इसके अलावा जो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनके भी विकास की बात की है, तो जो न कहीं टूरिज्म में ऐड करेंगे या टूरिज्म सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। अमृतकाल की शुरुआत के तौर पर इस बजट को देखा जा रहा है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, बड़े गर्व के साथ उन्होंने कहा कि इस बजट से अब इस देश के अमृतकाल की शुरुआत हो रही है, दूरगामी बजट की संज्ञा दी गई है। कितना मुतमईन हो उनकी बातों से कि क्या ये जो बजट है वो वर्तमान जो देशकाल वातावरण है उसके हित में है, या दूरगामी जो परिणाम है उसको सोचकर बजट की परिकल्पना की गई है? देखिए, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि ये जो बजट है ये दूरगामी बजट है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहा है कि ये जो बजट है कम से कम आगे के 25 सालों का रोड मैप पेश करेगा। मैंने बताया इसमें कहीं कोई शॉर्ट टर्म सिस्टम्स नहीं है कि हमने इस क्षेत्र को इतने पैसे दे दिए, इस क्षेत्र को इतने पैसे। उन्होंने इस बजट में ये कहा है कि हम इन क्षेत्रों पर काम करेंगे, अब ग्रीन ग्रोथ पे काम करेंगे, हम एजुकेशन पे काम करेंगे, हम यूथ पे काम करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। लेकिन वो काम क्या होगा, शायद गवर्नमेंट उसको अपनी जो नीतियां हैं उनमें शामिल करके उनको डिफाइन करेगी, क्योंकि इनको जो है उसने प्रॉपर शेप नहीं दी है इस बजट में। उसने केवल अपना जो ब्रॉड आउटलाइन से वो दिए कि हम ये करने जा रहे हैं इस देश में। तो मेरा मानना ये है ये बजट दूरगामी है, और सरकार इनके लिए जो माइलस्टोन पॉलिसीज बनाएगी, जो छोटी छोटी पॉलिसीज बनाएगी, वो आने वाले समय में बनाएगी और आने वाले समय में उनको रखेगी। और शायद इकोनॉमिक सर्वे में भी ऐसा कुछ बात कही गई थी कि ये जो बजट आएगा उस बजट को सरकार जन जन तक पहुंचाएगी और जन जन तक उसको समझाया जाएगा। तो क्योंकि समझाने वाली बात है इसमें, तो कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई है। तो सरकार का काम आप भी कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इस बजट के गर्भ में कुछ छुपा हुआ है और वो हो सकता है हमें आगे देखने को मिले। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, और हमारी जो सरकार है वो अच्छी मंशा के साथ कार्य कर रही है। तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली जो बजट है वो जैसा कि पिछले सालों में जो कार्य हुआ है वो कार्य बेहतर ही होगा, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बजट के थ्रू और अपने स्टेप्स के थ्रू ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रही है, करप्शन के अगेंस्ट काम कर रही है। तो मेरा मानना ये है बजट में आगे आने वाले टाइम में हमें उसका अच्छा परिणाम। एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि लगातार रियल एस्टेट की बात की जा रही है। मतलब इस अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा मेरुदंड बता सकते हैं आप उसको, बैकबोन है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो लगातार मंदी में है। जो उसके कारोबारी हैं उनको इस बजट से काफ़ी उम्मीद थी जी। रियल एस्टेट पे बात भी नहीं हुई। रियल एस्टेट पे निर्मला सीतारमण ने शायद उनके पिटारे में कुछ था नहीं। कितना मुतमईन है कि रियल एस्टेट पे अगर काम हो जाता तो कितनी और अर्थव्यवस्था में चेंजेस आ सकते थे इस बजट के थ्रू? आपकी बात बिल्कुल ठीक है अमित जी। बजट में रियल एस्टेट की बात नहीं की है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको बताया 10 लाख करोड़ का जो इन्होंने बजट या रखा है, ठीक है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए है, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन जो है रियल एस्टेट से हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहीं भी जो प्राइवेट रियल एस्टेट है उसके डेवलपमेंट की बात नहीं की है। मेरा मानना यह है कि अगर बजट में रियल एस्टेट को डायरेक्ट टच किया जाता तो शायद जो हमारी इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ पंख और लगते।
बिल्कुल वो हमारी जो इकोनॉमी वो है कहीं ना कहीं अछूता रहा है। स्लो डाउन जो है हाँ। वो कहीं ना कहीं उड़ान भरने की कोशिश करता। तो मेरा भी मानना ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर को से मुझे भी उम्मीदें थी, तो कहीं ना कहीं उन उम्मीदों में सरकार शायद खरीद नहीं उतरी है। चीन हमारे बराबर में खड़ा है, आंखें दिखा रहा है, लाल पाकिस्तान इधर खड़ा है। जो डिफेंस का जो बजट है उसमें बहुत मामूली सी बढ़ोतरी की गई है ऐसे टाइम पे जब देश दो जगह से ऐसे पड़ोसियों से घिरा हुआ जो लगातार आंख दिखा रहे हैं, कभी भी सेना को डिप्लॉय करना पड़ सकता है। डिफेंस को लेके जो बड़ी उम्मीद थी कि डिफेंस में चूंकि सुखोई भी हम खरीद रहे हैं, मिराज भी हम खरीद रहे हैं, लगातार इजराइल से भी हमारा आना जाना लगा हुआ है और सारे सैन्य उपकरण वहाँ से लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि थोड़ा सा मामूली सी इसमें रिबेट दी गई है। ज़्यादा बजट को इस समय जो रक्षा बजट है उसमें कहीं ना कहीं भारी भरकम बजट होना चाहिए था। देखिए मैं रक्षा विषय का जो है बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं अगर इसको फाइनेंशियली बात करूँ तो 5.25 लाख करोड़ का बजट पिछली साल था रक्षा के लिए, जो इस वर्ष लगभग 6 लाख करोड़ का है, तो उसमें इजाफा तो हुआ है, ठीक है ना। अब वो इजाफा सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है, इसके ऊपर कमेंट कर पाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये सरकार की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और सरकार उसका या डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो उनका प्लान करता है कि भाई हमें कितने फंड की जरूरत है, तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने एलोकेट किया या नहीं किया, इसके ऊपर मेरे लिए कमेंट कर पाना बहुत मुश्किल। अच्छा, एक फाइनल आप कमेंट दीजिए बजट के ऊपर जी, किसके लिए हितकारी है, किसके लिए लाभकारी है और कैसा बजट है? आप एक एक्सपर्ट के नाते, एक मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्ट के नाते क्या मानते हैं कि देश के लिए दूरगामी परिणाम देकर जाएगा ये बजट? देखिए मेरा अपना मानना भ्रष्टाचार पर भी कुछ लगाम लगाने की बात करी थी अभी आपने, जी, एजुकेशन सेक्टर में भी बात की है, हमने हेल्थ सेक्टर में भी बात की है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो बजट है ये आखिरकार कितना प्रभावी सिद्ध होगा अगर देखा जाए तो? देखिए मेन बात ये है कि ये बजट फाइनेंशियल आंकड़ों को शामिल न करते हुए एक थ्योरेटिकल बजट है। थ्योरेटिकल इन सेंस इसमें हर चीज को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन वो कैसे होगा, उसका रोड मैप क्या होगा, उसको कहीं नहीं बताया गया है। तो अब जो बजट की प्लानिंग आई उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि हमारा देश इस बजट को कैसे लेता है या हमारा देश इस बजट के साथ किस रफ्तार से फ्लाई करता है। मेन मुद्दा ये है कि जहां तक अगर हम लोग इस बजट को देखें या जैसे सप्तऋषि कॉन्सेप्ट की बात की गई, इन सब चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बैलेंस्ड बजट देने की कोशिश की है, लेकिन वो बैलेंस्ड बजट का रियल वर्क प्लान क्या है, रियल इंप्लीमेंटेशन प्लान क्या है, वो इस बजट में नहीं है। वो वास्तव में जो सरकार है वो आगे सरकार की जो पॉलिसीज बनाएगी या सरकार उसके ऊपर एक्ट अपॉन करेगी, वो डिसाइड करेंगी कि ये बजट कितना कारगर साबित होता है। लेकिन अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें तो बैलेंस्ड बजट है, सारे वर्गों को इसमें कवर करने की कोशिश की गई है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्लान तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, प्लानिंग तभी सफल है जब आप उसका सफल इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। मेरे साथ ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, राकेश अग्रवाल हैं, सीए हैं और बड़ी बारीकी से बजट की जो गुत्थियां थी सुलझाई हैं। बजट को दूरगामी बजट बताया है, समावेशी बजट बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार दावा करती रही हैं कि हर आयु हर वर्ग के व्यक्ति को इस बजट में जगह दी गई है, तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं वो इस पूरी जो कवायद है उससे मुतमईन होते नजर आए हैं। पर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बजट का इम्प्लीमेंट है वो सरकार किस रफ्तार से करेगी, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक इस बजट को पहुंचाने की जो बात की जा रही है वो पूरी बात कहां तक कारगर सिद्ध होगी आगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के साथ।